इतिहास सत्य की प्रतिपूर्ति होता है। उसका सांप्रदायिकता, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं होता। वह तो हमें सिर्फ अतीत का दर्शन कराता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, पिछली 2 वीडियो में हमने बात किया था भारत के बारे में, इतिहास के बारे में और उन साक्ष्यों के बारे में जिससे हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। अगर आपने दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन दोनों के लिंक आई बटन में मिल जाएंगे। पहले आप उन दोनों एपिसोड्स को देख लीजिए। बाकी आपको दोनों एपिसोड्स में एक शब्द बड़ा कॉमन मिला होगा और वो है आर्य। और आर्यों के बारे में जो मिथ रहे हैं हमेशा से कि आर्य आक्रमणकारी थे, वो बाहर से हमारे देश में आए, आक्रमण किया और फिर यहाँ की सभ्यता को नष्ट कर कर अपनी सभ्यता को स्थापित किया। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और वास्तव में आर्य थे कौन, इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। प्राचीन भारतीय में जिसे आर्यवर्त कहा जाता था, उस वक्त लोग इस चीज़ को स्वपदनाम के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। आर्य शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल वैदिक काल में होता था और माना यह जाता है कि आर्यों ने ही वेदों को लिखा था। यानी कि हमारे जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये सभी वेद आर्यों ने लिखे थे। आर्य प्रजाति को लेकर कई सारे मतभेद रहे हैं। कोई इन्हें मध्य एशिया का बोलता था तो कोई पामीर कश्मीर का बोलता था। लेकिन अगर देखा ये जाता है कि भारत से जो आर्य बाहर गए हैं, बाहर के देशों में गए हैं, उनके निशान ऑस्ट्रिया, हंगरी, कभी जर्मनी तो कभी स्वीडन, नॉर्वे तो कभी कभी दक्षिण एशिया के घास वाले मैदानों में पाए जाते हैं। अगर हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो भारतीय साहित्य में भी कहीं पर भी आर्यों को बाहर से आया हुआ नहीं बताया गया है। लेकिन अगर मैक्स मुलर के हिसाब से अगर हम चलें, क्योंकि हमारा जो भी इतिहास का आधार रहा है, जिस आधार से हम अपने इतिहास को समझते हैं या फिर जानते हैं, वो मैक्स मुलर के दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार ही है। और मैक्स मुलर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि आर्य आक्रमणकारी थे, वो बाहर से आए, यहाँ पर आक्रमण किया, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता को नष्ट किया और इसके बाद वहाँ पर अपनी सभ्यता को स्थापित किया था। तो एक हिसाब से अगर ये देखा जाए कि मैक्स मुलर के शायद ये कहीं अंग्रेज़ों की ये रणनीति रही थी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो अलग सभ्यताएं थी, यानी दक्षिण भारत में जो द्राविड़ सभ्यता थी और उत्तर भारत में जो आर्य सभ्यता थी, उन दोनों में ही उन दोनों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए ऐसा किया गया था। कहते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है वो मैक्स मुलर, विलियम हंटर और लॉर्ड थॉमस के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स पर है। अब उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दिए थे कि पहला ये कि जो भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। दूसरा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग द्राविड़ थे, यानी कि वो आर्य नहीं थे। तीसरा कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने द्राविड़ सभ्यता को नष्ट किया था। और चौथा कि आर्यों और दस्तुओं में हमेशा से युद्ध चलते रहे हैं। और इन्हीं 4 स्टेटमेंट्स को उन्होंने प्रचारित किया था और शायद उनका कहीं ना कहीं एक ये इंटेंशन रहा था कि वो हमें हमेशा से ये बताना चाहते थे कि हम हमेशा से ही गुलाम रहे हैं। अब क्या ये कही हुई बातें सही हैं? आइए इस चीज़ को थोड़ा और गहराई समझते हैं। बहुत से इतिहासकार का यह मानना है कि आर्य बाहर से आए थे। कोई सेंट्रल एशिया कहता है, तो कोई साइबेरिया, तो कोई मंगोलिया, तो कोई ट्रांसकोकिया, तो कुछ ने आर्यों को स्कैंडिनेविया का बताया है। अधिकतर मानते हैं कि वे मध्य एशिया के थे। भारत की सरकार किताबें आर्यों के आगमन को आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। इन किताबों में आर्यों को घुमंतु या कबीलाई बताया जाता है। यह ऐसे खानाबदोश लोग थे जिनके पास वेद थे, रथ थे, खुद की भाषा थी और उस भाषा की लिपि भी थी। मतलब यह कि वे पढ़े लिखे, सभ्य और सुसंस्कृत खानाबदोश लोग थे। यह दुनिया का सबसे अनोखा उदाहरण है कि खानाबदोश लोग नगर सभ्यता से ज़्यादा सभ्य थे। यह थ्योरी मैक्स मुलर ने जानबूझकर गढ़ी थी या फिर उसकी जानकारी अधूरी थी, यह कहना मुश्किल है। मैक्स मुलर ने ही भारत में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लागू करने का काम किया था, लेकिन इस थ्योरी को सबसे बड़ी चुनौती 1921 में मिली। अचानक से सिंधु घाटी किनारे एक सभ्यता के निशान मिल गए। कोई एक जगह होती तो और बात थी,
यहाँ कई सारी जगहों पर सभ्यता के निशान मिलने लगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। ऐसे में मैक्स मुलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी समझ सवाल यह खड़ा हो गया कि यदि इस सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता मान लिया जाए तो फिर थ्योरी का क्या होगा। ऐसे में फिर इतिहासकारों ने धीरे धीरे यह प्रचारित करना शुरू किया कि सिंधु लोग द्राविड़ थे और वैदिक लोग आर्य थे। सिंधु सभ्यता आर्यों के आगमन के पहले की है और आर्यों ने आकर इसे नष्ट कर दिया। संभवतः विदेशी और उनके भारतीय अनुसरणकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल रहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो विश्व स्तरीय शहरी सभ्यता थी। इससे पूर्व तो पश्चिमी सभ्यता के पास ऐसे नगर नहीं थे। इस सभ्यता के पास टाउन प्लानिंग का ज्ञान कहाँ से आया और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाने की तकनीक कैसे सीखी, वह भी ऐसे समय जबकि ग्रीस, रोम और एथेन का नामो निशान भी नहीं था। संभवतः यही सोचकर यह प्रचारित किया गया होगा कि यह वैदिक सभ्यता के नगर नहीं है, या तो द्रविड़ सभ्यता के नगर हैं। सिंधु या कहें कि द्रविड़ सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यता है। सिंधु लोग द्राविड़ थे और वैदिक लोग आर्य। आर्य तो बाहर से ही आए थे और उनका काल सिंधु सभ्यता के बाद का काल है। इस थ्योरी को भी भारतीयों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी की तरह मान लिया। बाकी दोस्तों, हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद।